रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है या गलत तरीके से फॉलो कर रहा है, क्या हो सकता है उससे? गुड जो तिथियां होती हैं उनमें इतनी पावर होती है नक्षत्रों में कि वो आपके रिश्ते नहीं टूटने देते। हाथ में गाना बांधा जाता है और उसके बाद लड़के और लड़की को मना किया जाता है, अब आप बाहर मत जाइए। शादी के कंप्लीट होने तक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं अच्छे बुरे, जिसमें आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। आपके लिए प्रोटेक्शन जो है वो कौन करेगा? यही रिचुअल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आजकल की वेडिंग्स पे आपको दिखता होगा कि ये पहले ट्रेडिशनल पे हुआ करता था, बट आज की शादियों में वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। आप सिर्फ अगर सोशल मीडिया के करके एक अच्छा इवेंट क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसमें आप ये देखें कि क्या आपके चार्ट में ये प्रॉमिस है कि आप हर चीज़ को खुल के सबको दिखा पाएं। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो बिल्कुल प्राइवेटली होने चाहिए। हल्दी लड़के वाले अपने घर में लगाते थे, लड़की वाले अपने घर में लगाते थे। यही रिचुअल शुरू से चला आ रहा है। अभी क्या हुआ? अभी कोलैबोरेशन हो गई। तो कितना इफेक्टेड होता है किसी की विदाउट कुंडली मैच करे मैरिज करना? सिर्फ गुण मिलान से कुछ नहीं होना ना। अगर वो मिलाते तो हमारे सब भगवानों के, सब अवतारों के गुण मिले हुए थे। उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती? रजनी मैम, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। आप बताइए, आप दोनों कैसे लगे? बढ़िया मैम, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। आपका नया स्टूडियो जो है देखने लायक है अब। थैंक यू मैम। इसके साथ साथ काफ़ी गैप भी हो गया हमारे पॉडकास्ट पे। जी। लोग काफ़ी पसंद करते हैं हमारे एपिसोड को जब आपके साथ आते हैं। लोग हमें बार बार कमेंट्स करके भी कई बार बोलते हैं पर कि व्यू तो नहीं गए, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। पर तब भी लोग पसंद करते हैं। रियलिटी है ये, क्योंकि आप कमेंट्स जा करके देख सकते हैं। चाहे व्यूज़ उसमें 30-40 हज़ार 50 हज़ार ही हो, पर लोगों के कमेंट्स आपको बता रहे थे कि हाँ, लोग कितना कनेक्ट प्यार ज़्यादा करते कर पाते लोग। वो तो खैर मैं भी मानती हूँ कि व्यूज़ के ऊपर बात नहीं है, बात यह है कि कनेक्टिविटी कितने लोगों ने रिलेट क्या किया। हैं। बिल्कुल, और उसमें आपके कमेंट्स ही आपको बताते हैं कि लोग आपसे कितना रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें ये वाली बात है मैम कि देखिए, हमने लास्ट जो पॉडकास्ट किया था वो नफ्तारा के ऊपर किया था और लोगों को वो बहुत ही अच्छा लगा था। और हमने वो सितंबर के टाइम पे किया था। ऑलमोस्ट हमें 4-5 महीने हो चुके हैं उस एपिसोड को बनाए हुए। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं उसमें, हमने उनको भी पिक किया है अपने क्वेश्चंस के अंदर। और आज हम जो हैं वो कुछ न्यू करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक के हमारे जितने पॉडकास्ट हुए आपके साथ, आप हर बार हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता के जाते हैं। जो हमारे रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, जो हमारे बड़े कितने टाइम से हमें वो चीज़ें बोलते जा रहे हैं, लोग या तो उनको आजकल फॉलो करना भूल गए, और फॉलो भी करते हैं तो उनको उसके पीछे के रीज़न नहीं पता। तो आज हम सबसे पहले तो वही सारे रीज़न समझना चाहेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें चलती आ रही हैं, क्या कैसे होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो और भी इसके साथ साथ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे पूजा है, कई पूजा करते हैं लोग, उसमें रिचुअल्स भूल जाते हैं। या शादियों में भी कई ऐसे रिचुअल्स हैं जो लोग अभी मिस कर रहे हैं। शादी के बाद भी कई लोग ऐसे रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट हो रहा है उनकी लाइफ में, आज वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। पर उससे पहले देखिए, मोस्टली लोग आपको जानते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा नहीं मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन मैं ना दीजिए। फॉर्मल चीज़ों में जाती भी नहीं। जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अब जान जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैम कि जो ये 5 मंथ की जो जर्नी है आपकी, इन 5 मंथ के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ फ्यू मंथ के अंदर आपने क्या चैलेंजेस देखे हैं लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ अभी जुड़ रहे हैं या आपके पास जो कंसर्न लेके आते हैं, वो मोस्टली किस टाइप के होते हैं? जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, उससे ना जानने से कुछ नहीं होता। मुझे सिर्फ ये होता है कि लोग जो बात सुन रहे हैं ना, उसको वो रिलेट करें कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें घटित हो रही हैं कि नहीं। जैसे आपने रिचुअल्स की बात की है कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है कुणाल हमारी लाइफ में कि जो करने के लिए बताए गए। अगर मैरिज के समय 16 तरह के संस्कार होते हैं हमारे हिंदू जो परंपराओं में, जिसमें शादी भी आती है, नामकरण भी आता है, हर तरह का संस्कार जो है, इन 16 संस्कारों से होकर ही पूरा जो है हमारे रिचुअल्स जन्म से लेकर मरने तक कंप्लीट होते हैं। सब जीते जी आपको करने पड़ते हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं अब कुछ टाइम से बीच में ब्रेक में थी। क्यों थी? क्योंकि हमें भी ना कुछ नया करने के लिए, और मेरे को भी पता है कि कुछ हमारे भी ग्रह नक्षत्र हैं, हम भी कोई इस सोलर सिस्टम से अलग तो है नहीं। तो हमें भी कुछ ब्रेक लेना चाहिए बीच में। हर समय हम लोग जब सोशल मीडिया से कांटेक्ट में रहते हैं तो हम नई चीज़ नहीं कर पाते उसमें। और मेरी तो ज़्यादा कोशिश ऑब्जर्वेशन पे रहती है। डेली कोई ना कोई नई चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ। जैसे पिछले 4-5 महीनों में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कंसल्टेशंस मेरे पास आई
हालांकि मैं ऑफलाइन थी, आप जानते हो कि इधर भी मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं किया, अपनी भी क्लासेस सिर्फ अभी स्टार्ट हुई हैं जस्ट। मैंने 4-5 महीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस की है लोगों के देख रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में देख रही हूँ। ओके। 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं सबसे ज़्यादा इस समय सोसाइटी में, मैं देख रही हूँ कि एक तो कुछ लोग शादी करना ही नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय ये आ रही है कि लोग अपनी लाइफ में ना किसी बंदे को परमानेंट जगह ही नहीं देना चाहते, वो बंधन में बंधना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो वो सिलेक्शन करते करते इतना लेट हो गए हैं कि अब वो चाह के भी किसी को अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे। दूसरा, जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग पर्टिकुलर एक चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो है कि शादी को सस्टेन कैसे किया जाए, शादी को जो है वो खुशी से कैसे बिताया जाए, या एक दूसरे के साथ जो बैलेंस है, जो शादी का दूसरा नाम ही मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ बोलती हूँ या बैलेंस ही बोलते हैं। तभी शुक्र का जो साइन है वो 2 नंबर का और 7 नंबर का है, दोनों ही एक तरह से बैलेंस का ही साइन है। तो आपकी लाइफ में अभी मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर टची हो गए, और टची होने की वजह से या तो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं उससे, पोजेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मेरा पार्टनर है तो वो किसी की तरफ देखे ना, सुने ना, मेरे अकॉर्डिंग चले, या फिर वो आप उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं हो, आप उसको छोड़ना चाहते हो कि जाए जहाँ मर्जी मुझे अपनी लाइफ में देना है। इसमें 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये चीज़ें ख़राब होने से मैंने देखा है कि उसकी वजह क्या है। अभी भी एक चार्ट हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो उस चार्ट में भी क्या है कि उस पर्सन की जो काफ़ी लेट हो गई है मैरिज, मतलब की ही नहीं उस पर्सन ने, अब शादी नहीं की, 40 इयर्स के आसपास वो हो गए हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि उसका, मैंने जब प्रॉमिस ऑफ चार्ट पढ़ा तो प्रॉमिस ऑफ चार्ट उसका ये, मैंने पहली नज़र में ये बोला कि पहला रीज़न ये था कि आप अपनी फैमिली की वजह से शादी नहीं करना चाह रहे थे, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी थी फाइनेंशियली, ठीक है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आप सेम टू सेम अपना हूबहू ज़ेरॉक्स कॉपी ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिली आपको। तीसरा रीज़न आपने करियर का डाल दिया कि भाई स्टेबल हो जाएगा तो शादी कर लेंगे। अभी 40 तक भी स्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन आपकी शादी की उम्र भी निकल गई, आपने कई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ की जो है वो गंवा दी। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक चीज़ को दूसरे से बांधिए मत। जब हम शादी के साथ करियर को बांध देंगे तो फिर नेचुरल है ना, एक ही चीज़ मिलेगी आपको, एक का टाइम तो होगा, निकलेगा ना। और जब हम अपनी सोसाइटी में आज के समय में देखेंगे तो जैसे ज्योतिष में भी पहला नियम है कि देश काल पात्र, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शन होनी चाहिए। आप इंडिया में बैठे हो तो इंडिया में या भारत में हमारे जो है सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप अपनी फैमिली है। इसके बाहर अगर कोई इंसान जाता तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। अगर कोई इंसान आज भी शादी नहीं करता तो उसको उस नज़र से जो है वो नहीं देख पाते हम लोग कि भाई ये शादी क्यों नहीं की इसने। वो अलग मैटर है कि वो नहीं करना चाहता, उसको अपने आप में सेटिस्फेक्शन है, वो भी उसका अपना एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब यही चीज़ आप फॉरेन में चले जाओ, वेस्टर्न में चले जाओ, वहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है ना। बिल्कुल। तो हम शादी को लेकर ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए ज़रूरी है। आप कहाँ बैठे हो वहाँ के दायरे के हिसाब से करना चाहिए। तो हम यहाँ की बात अगर करेंगे तो हमारी सोसाइटी में शादी एक ऐसा रिचुअल है जो हर किसी के लिए इसलिए किया जाता है कि एक एज पर आकर आपके साथ कोई भी पर्सन जो है वो आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहारे के लिए, दुख सुख में, खुशी में, गम में आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। तो लेकिन अब जो समय चल रहा है, मैं देख रही हूँ रिसेंट जो आप लोगों की जनरेशन है, जैसे मैं अभी बहुत बूढ़ी नहीं हूँ जस्ट मैं भी मिडल में ही आ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो शादी को कुछ और नज़रिए से देखते थे, मैं किसी और नज़रिए से देख रही हूँ, और आप लोग तो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़रिए से, तो आंखें बंद है ना। तो ये जो जनरेशन गैप आ रहा है, मेरे पेरेंट्स के साथ था तो उस समय शादी का कुछ और हिसाब था, रिचुअल्स अलग थे। मेरे टाइम पे रिचुअल्स थोड़ा और लीनियर हो गए, आप लोगों के टाइम पे अब रिचुअल्स का बैंड पूरे तरीके से बज चुका है, ठीक है। तो मैम इन सब के बीच में रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है या गलत तरीके से फॉलो कर रहा है तो क्या हो सकता है उससे? बहुत कुछ हो सकता है। देखो मैं अगर मैं कहूँ ना, ज्योतिष में आने से पहले शायद इतना विश्वास नहीं करते रिचुअल्स पे। मैं भी जर्नल आप लोगों की तरह कहती कि क्या है कि अगर नहीं मुहूर्त पे किया, नहीं शुभ तिथि पे किया, नहीं पंचांग देखा तो क्या ही हो जाएगा। बट अब जब से मैं ज्योतिष में मैंने पैर रखा तो मुझे समझ में आया कि असल में ऐसी, देखो 2 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है हम क्यों करें,
जब मेरे को पता है कि मेरा एक्सीडेंट होना ही है, जब मेरे को पता है कि मेरा विवाह टूटना ही है, प्रॉमिस ऑफ चार्ट ये कह रहा है, तो मैं क्यों करूं? क्या फ़ायदा पंचांग में करके? लेकिन आपको मैं बताऊं कि पंचांग में इतना ज़्यादा पावर है, गुड जो तिथियां होती हैं, जो उनमें इतनी पावर होती है नक्षत्रों में कि वो आपके रिश्ते नहीं टूटने देते। अच्छा। आप चाह के भी वो रिश्ते से बाहर नहीं जा पाते, आप उसको निभाने के लिए कोशिश करोगे। यहाँ पे आप ये हिसाब लगा लो कि एक ऑलरेडी प्रॉमिस ऑफ चार्ट बैड है आपका, ठीक है, एक ऑलरेडी आपने बैड तिथि में, बैड पंचांग में शादी कर ली, अब ये क्या हो गया? डबल अटैक हो गया। आपके पास बचने का चांस है? नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि शादी में थोड़े से पंगे हैं, लेकिन आप एक अच्छे टाइम पे शादी करो और दोनों का कुछ ना कुछ शादी से पहले कुछ अगर अंडरस्टैंडिंग करा दी जाए कुछ चीज़ों की, तो आई थिंक ये शादी सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरी चीज़ कि कभी भी 100% मैच आपको मिल ही नहीं सकता। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल पहले घर का लॉर्ड है, जो कि पति को रिप्रेजेंट करता है। ओके। शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 7वें घर को, रिलेशनशिप को, बैलेंस को और फीमेल को दिखाता है। मंगल एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एनर्जी रखता है, शुक्र बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एनर्जी रखता है। तो आप दोनों की कोई भी, चाहे लव मैरिज हो, चाहे आप 20 साल से किसी को जानते हो, चाहे आप नहीं जानते हो, आप दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होना तय है। ओके। उसका रीज़न है कि अगर आपकी कुंडली जितनी मर्जी मिला लो, आप जितने मर्जी ग्रह मिला लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन तो, कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइज़ आपका ज़िंदगी में होना ही होना है। अगर आप उसके लिए तैयार हो, हर इंसान पूरा नहीं हो सकता ना। आप बेशक बहुत अच्छे हो, आप मुझे बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, लेकिन क्या मुझ में कमियां नहीं है? बहुत सारी कमियां हैं। मैं अपने पार्टनर में कमियां देख रही हूँ, तो क्या मुझ में नहीं है? अगर शादी सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ें हैं कि आपने कितना एक्सेप्ट किया उसकी गलतियों को, आप सिर्फ गलतियां ही नाप रहे हो, या फिर उसकी कुछ पॉजिटिव सेंस देखकर आप उसके साथ रहना चाहते हो। तो मैंने ये देखा कि एक सही टाइम पे की हुई शादी, रिचुअल्स में की हुई शादी हमेशा आपको फ़ायदा देती है, ठीक है। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग करते हो, जैसे पुराने समय में, यहाँ एग्जाम्पल जैसे आपको दे दूँ कि क्या होता है, जैसे हमारे पंजाबी कम्युनिटी में भी, या बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि जब शादी तय की जाती है, ठीक है, सबसे पहले शादी करने से पहले सबसे पहला सीन क्या होता है कि रिश्ता किया जाता है। रिश्ता करके उसके बाद रोका शब्द जो है उसका मतलब क्या है? रोकना, स्टे करना, कि मीन्स हमने एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने लड़का या लड़की को रोक दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सगाई का। रोकने पे क्या होता है कि जस्ट शगुन ₹1.25 का देके पुराने समय में करते थे, तो रोक लिया जाए। आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमने भी जैसे किया तो हमने सिर्फ अपना सगन दे के रोक लिया। उसके बाद सगाई तक एक डिस्टेंस होता था। ये अभी रिसेंट मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही, तो उसने मुझे रोके का मतलब समझाया, मेरे को भी नहीं पता था ये। उसने बोला कि रजनी, असल में रोका का मतलब है कि सगाई और रोकने के बीच में एक आपके पास एक म्यूचुअल टाइम होता है। आज सगाई करने के बाद वो पक्की चीज़ है, रोके पे पक्का नहीं है। रोके पे तो एक आपकी हाँ हुई है, सगाई पे वो रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे आपके मैरिज के। तो जब रोके और मैरिज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इंक्वायरी के लिए होता है। अच्छा। एक तरह से अगर आप अभी भी आपके अंदर कोई डाउट चल रहा है कि ये सही है लड़के वाले कि नहीं सही है, तो वो जो टाइम पीरियड आ रहा है आपके पास एक बहुत पॉजिटिव टाइम होता है। आप चाहो तो जो मर्जी करते रहो, आप रोका तोड़ भी दोगे तो इतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन सगाई हो जाती है जब, उस समय लड़के और लड़की के परिवार के जो लोग हैं वो अपने अपने रिचुअल्स करने शुरू कर देते हैं। तो लड़के वाले जो है वो अपनी तरफ से सगन की चुन्नी या सूट जो भी देते हैं लड़की को कि ये अब हमारी बिरादरी में, हमारी फैमिली में ऐड हो गई, और लड़की वाले अपनी तरफ से। तो ये अब रिचुअल्स क्या हो गया, कोलैब होने शुरू हो गए यहाँ से। अब आपके पास पीछे हटने का टाइम नहीं है। इसके बाद अगर रिश्ता टूटता है तो आपका कहीं ना कहीं फिर दूसरा जो स्टेप आपका आता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी तो क्रिएट करता ही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अब जब शादी के बाद हम शादी के रिचुअल्स इसके बाद शुरू करते हैं, तो शादी में भी जो पहला रिचुअल्स हमारा होता है वो होता है कि आपके जो कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं, आपको पता है नहीं पता है, दैट्स नॉट पॉइंट। हमें भी नहीं पता, मेरी फैमिली को भी नहीं पता कौन है हमारे कुलदेव, लेकिन मुझे पता है कि हमारे ना पूरी फैमिली, पूरी बिरादरी जो हमारी कास्ट, हमारे जो सरनेम की है, वो फलानी जगह पे जाके माथा टेकती है खुशी में, ठीक है। हमने क्या किया, उनके नाम पर आप अपने उनके नाम पे सबसे पहला कपड़ा
अन्न, धन और कपड़ा उनके नाम का निकालेंगे, कुलदेव और कुलदेवी के नाम का निकाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट आपके जो एंसेस्टर हैं, अब उनकी बारी, जिनके डीएनए से आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, शादी करने के लायक हुए हो, आप अपने जीवन में खुशियाँ ला रहे हो, तब आप उनके लिए निकालते हो। तो ये 2 काम सबसे ज़रूरी कंपलसरी होते थे, ये आज भी किए जाते हैं। अब जिनको नहीं पता उनको करना चाहिए। उसका रीज़न यही है, उसका मैंने जो सबसे बड़ा ये चीज़ समझी कि जब आप शादी करते हो तो हम देखते हैं कुंडली में 7वां घर जो मार्केश होता है आपके पार्टनर का होता है, वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे पार्टनर को ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में जी। आप उस मर्केश टाइम पे आपका एक सेफ्टी पर्पस होना चाहिए। उस समय हाथ में गाना बांधा जाता है ना, उसमें छोटा सा एक चाकू होता है या आयरन का कोई सामान बांधते हैं, हींग बांधते हैं, सरसों बांधते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो गाना बांधा जाता है और उसके बाद लड़के और लड़की को मना किया जाता है अब आप बाहर मत जाइए। बांधे कहते हैं उसको, है ना, बांधे, कुछ भी वर्ड अलग अलग यूज़ करते हैं पर सब जगह बांधा जाता है, हल्दी बांधी जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि जब हम अपने एंसेस्टर्स को, अपने कुल देवता को अपने साथ लेकर चलते हैं तो शादी के बाद कंप्लीट होने तक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं अच्छे बुरे जिसमें आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। आपके लिए प्रोटेक्शन जो है वो कौन करेगा, यही रिचुअल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी फैमिली का, आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, कुल देवता खड़े हैं, आपके एंसेस्टर खड़े हैं, आपका काम जो है वो खुशी से निपट जाए। एंड में हम लोग क्या करते हैं, उसी सामान को हम गुरुद्वारे या मंदिर या फिर हम पंजाबियों में हम लोगों ने बहुत फेमस है सिख बिठाते हैं, हिंदुओं में अगर हम कहें तो ब्राह्मण बिठाते हैं कि शादी कंप्लीट हो गई, वही अन्न से, वही धन से, वही सामान से हम लोग क्या करेंगे, 7 या 11 ब्राह्मण या सिख बिठाएंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। ये एक पैकेज की तरह काम करते हैं रिचुअल्स। ओके। ये दिस इज, हम लोग मैरिज का पैकेज इवेंट से लेते हैं ना, तो आपका पैकेज शुरू होता है जब आप जिस दिन शादी आपकी साहब बांधने के बाद जब शादी के रिचुअल शुरू, पहला रिचुअल ये होना चाहिए। अब इसमें कोई वहम क्या है, अगर लोग कहें कि इससे क्या होता है, इससे क्यों नहीं होता है, मेरा ये मानना है क्यों नहीं होता है। क्या आप आसमान से तो नहीं कूदे, हम भी किसी चेन सिस्टम से बंधे हैं, हमारे एंसेस्टर हमसे कुछ नहीं मांग रहे, वो कहीं है नहीं है हमें क्या पता, लेकिन मेरे दिल में जब उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है तो हम जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम हम्बल हो जाते हैं जी। हम झुक जाते हैं वहाँ पे, और जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो वो बंदा हमारा काम करता ही करता है, उसको पता है कि ये अब मेरे सरेंडर कर दिया इसने। तो रिचुअल्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने परिवार के रिचुअल्स देखिए, नहीं भी पता जो मैंने जर्नल आपको बताए हैं वो कर लो। ये एक सर्वव्यापी एक रिचुअल है जो सबको मैरिज से पहले करना चाहिए और एंड में वो पैकेज की एंडिंग भी करनी चाहिए। तो मैम रिचुअल्स पे जैसे हम बात कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अभी आपने कॉमन क्या देखा है कि आजकल की वेडिंग्स पे आपको दिखता होगा कि ये पहले ट्रेडिशनल पे हुआ करता था बट आज की शादियों में वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि हाई टेक ज़माना है, हर चीज़ जो की जा रही है वो सोशल मीडिया के लिए की जा रही है। अभी भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं मैंने देखी है, बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ है वो अपने सेक्शंस को प्राइवेट करते जा रहे हैं। उल्टा हो रहा है अब वो लोगों ने तो, उन लोगों को समझ आ गई कि मेरे को अपने रिचुअल्स, अपने बच्चों की फ़ोटो, मेरे अपनी फैमिली की फ़ोटो, अपनी खुशियाँ किसी से शेयर नहीं करनी, कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं वापस आ गए। और जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ये अब इसमें कूद पड़ी। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी रिचुअल आप कर रहे हो वो किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अगर सोशल मीडिया के करके एक अच्छा इवेंट क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसमें आप ये देखिए कि क्या आपके चार्ट में ये प्रॉमिस है कि आप हर चीज़ को खुल के सबको दिखा पाएँ। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो बिल्कुल प्राइवेटली होने चाहिए। ओके, ठीक है, जैसे हम लोग हल्दी की बात करते हैं कि हल्दी लगाई, हल्दी लड़के वाले अपने घर में लगाते थे, लड़की वाले अपने घर में लगाते थे, यही रिचुअल शुरू से चला आ रहा है। अभी क्या हुआ, अभी कोलैबोरेशन हो गई कि भाई खर्चे बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह कर लेते हैं। लोगों को किसने मारा, खर्चों ने मारा। खर्चों ने मारा तो हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए कि यार 2 जगह करने, एक ही जगह फ़ोटोज़ भी अच्छी आ जाएंगी दोनों की, लेकिन ये सरासर गलत है। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने जैसे बोला कि वो जो एक्टिवेशन आपके मैरिज के समय पर हो रखी है वो बहुत ख़तरनाक होती है। उस समय पर कोई भी बड़ी जो चीज़ है वो हो सकती है उस समय, अगर आपने ओपनली जो ये चीज़ें, जैसे कि हम लोग
पहले जो हल्दी और एक क्वार धोती बोलते हैं एक शब्द की, लड़के वालों की तरफ से एक प्रॉपर ड्रेस आती है या कुछ चीज़ें आती हैं लड़की के लिए, उसी के वो हल्दी लगाएगी, उसी की वो मेहंदी लगाएगी लड़के वालों की। तो एक प्राइवेटली अपने अपने घर में किया जाता था, ठीक है, सारे रिचुअल्स अपने घर में ही होते थे जी। तो घर में क्या होती थी, शुद्धता होती थी। हल्दी लगने का मेन मकसद क्या था कि आपके रूप रंग में निखार आए, आप एंटीबायोटिक की तरह इसको यूज़ कर रहे थे, आप अपने घर में बृहस्पति देव को मजबूत कर रहे थे, पीला रंग उसी को दिखाता है, ठीक है। अभी आप पब्लिक में चले गए, ठीक है, पब्लिक क्या होती है, पब्लिक में आपके साथ कौन बंदा, कैसा एनवायरनमेंट, कैसे लोग आपके साथ जुड़े हैं। और जैसे ये जो रिचुअल्स है हल्दी मेहंदी का, ये स्पेशली अपने घर के लिए बना कि आपके घर में होना चाहिए, आपके घर का एनवायरनमेंट शुद्ध होना चाहिए इससे, ना कि आप अपने घर में तो कुछ कर ही नहीं रहे फिर, बिल्कुल, है ना, आप बिल्कुल घर से बाहर कर रहे हैं वो चीज़ें। दूसरी चीज़ कि वो हर चीज़ को ओपन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर चीज़ को ओपन कर रहे हैं, उससे क्या है कि कहीं ना कहीं चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन नज़र जैसा शब्द आज भी है। बिल्कुल। आज भी जब माँ देखती है कि बच्चे को बुखार चढ़ता है या किसी को भी, आप चाहे मत मानो, आपकी दादी इस चीज़ को ज़रूर मान लेगी, आपकी माँ ज़रूर मान लेगी कि यार इसको ना नज़र लग गई है। तो मेरा ये मानना है कि शादी के रिचुअल जो है वो प्राइवेटली घर में होने चाहिए, खासकर हल्दी मेहंदी जैसे जो होते हैं, क्योंकि उसमें गाना बांधा जाता है, उसमें पूजा पाठ की जाती है, उसमें स्पेशल जो है वो पंडित जी जो है वो सब कुछ उसके एक चौकी बनाते हैं, उसका पूरा तैयार की जाती है चीज़ें, वो घर में ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप चेंज कर रहे हो, दैट्स ओके, लेकिन उसके नतीजे भी लोगों के सामने फिर आ रहे हैं। सिर्फ दिखावा ज़्यादा बढ़ रहा है, खुशियाँ कम हो रही हैं, शादी की सस्टेन होने की गारंटी कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं है, वो कम ही हो रही हैं। तो पिछले टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी मैरिजेस हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है हमारी मिडिल क्लास फैमिली में, सोसाइटी में। आज के समय पे मुझे ऐसा लगता है शो ज़्यादा हो रही है और जो एक्चुअल में जो रिचुअल्स है वो कहीं पे भी नहीं है, जिसकी वजह से वो भुगतान आगे आने वाली आपकी लाइफ को देखने पड़ते हैं। तभी मैरिजेस जो है वो, देखो मैरिजेस इन रिचुअल्स पे नहीं खड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक प्रोटेक्शन के लिए सारे रिचुअल्स बने हैं। आप उसको घर में करोगे तो वो चीज़ कामयाब है, आप कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हो, उस जगह का ऑरा क्या है, उस जगह का क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले रिचुअल्स मैरिज के अपने घर में ही होने चाहिए, तब वो चीज़ें मुझे लगता है कि एक आपकी आस पास, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये फुल फ्लैश्ड पैकेज हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एंसेस्टर ने क्रिएट किया कि हर व्यक्ति कुंडली मिलान नहीं करता, इन चीज़ों को नहीं वो चीज़ करता, तो ट्रेडिशनली कुछ ऐसे रिचुअल्स बना दिए गए कि शुरू में ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, एंड में ये कर लेना, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिखावे के चक्कर में जो है चीज़ें और ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं आज मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे पास तो रोज़ ही कोई ना कोई सीन आ ही रहा होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही यही होता है उनसे कि आपने ये जो चीज़ें की हैं वो पब्लिकली की हैं बहुत बड़े लेवल पे, या फिर आपने कहीं वो चीज़ों को इग्नोर किया है, क्या ये चीज़ करी है आपने? तो तभी हर खुशी के गम के समय चीज़ें जो है हमेशा डोनेशन की बात की जाती है, हमेशा कुछ चीज़ें अलग करने की बात की जाती है। मेरी बात से हर पेरेंट्स एग्री होंगे कि हमेशा खुशी हो गम हो, बड़ों के नाम की चीज़ें तो निकलनी ही चाहिए। जैसे अभी आपने मैम कुंडली की बात करी, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कुंडली को नहीं मानते और उनके कल्चर पे वैसे तो फॉलो हो रही थी, बट वो आजकल के वही यंगस्टर, तो उन्होंने बोला कि जी हम तो नहीं मानते। बिल्कुल। तो कितना इफेक्टेड होता है किसी की विदाउट कुंडली मैच करे मैरिज करना? आज के ज़माने में अगर मैं अपने भी घर में देखती हूँ कि अपने रिलेटिव्स भी, आप भी ज़्यादा एज के नहीं हैं, 30-32 के हैं, आप ये देखो कि शादी मिलाना वो इतना बड़ा टास्क नहीं है, गुण मिलाना कोई बड़ी टास्क नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि देश काल पात्र, काल कौन सा चल रहा है, हाईटेक ज़माना है, ग्रह तो कोई भी मिला सकता है, आप अभी डालो लड़के लड़की की आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सिर्फ गुण मिलान से कुछ नहीं होना ना, अगर वो मिलाते तो हमारे सब भगवानों के, सब अवतारों के गुण मिले हुए थे, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती? शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है ना, तकलीफ तो है ही है, दो ऑपोजिट पार्टियां, दो अलग कल्चर मिल रहे हैं तो तकलीफ तो आनी है। गुण मिलान से कुछ नहीं होता, गुण मिलाना है तो आपको पहले अपना मन भी मिलाना चाहिए।
बिल्कुल सही। मैं बहुत बहुत एम्फेसाइज करती हूँ इस चीज़ पर कि शादी एक ही चीज़ पर चलती है, वो है चंद्रमा। अगर दोनों लड़के और लड़की का चंद्रमा यानी मन अगर मिला हुआ है तो जितनी मर्जी तकलीफ़ें आ जाएं वो सहन कर जाएंगे, ओके। ठीक है। लेकिन अगर दोनों का मन नहीं मिला तो फिर चाहे जितना मर्जी सुख आ जाए वो उसको चलाएंगे नहीं। बात यहाँ मन की है। तो सिंपल सा, आप गुण मिलान तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई नहीं। आपको लग रहा है 28 गुण मिल रहे हैं, दैट्स ओके, मिला लो, खुश हो जाओ, ठीक है। नहीं भी मिल रहे ना तो भी आप अपने चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर देखिए कि आप दोनों के चंद्रमा कहीं एक दूसरे से 6, 8, 12 में ना जाएं। वो बंदे सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने इसके बावजूद ये नहीं देखा कि आपके लग्न, जैसे कि फिजिकली, हम पहले शादी किससे करते हैं, फिजिकली करेंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद मेंटली हम जुड़ते हैं। चलो मेंटली पहले जुड़ गए या तो भी आपका शादी होना दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों के लगन के लॉर्ड भी एक दूसरे से 6, 8, 12 में ना जाए, नहीं तो हेल्थ इशू दोनों में से एक को शुरू हो जाएगा। ओके। दोनों के मन भी एक दूसरे से 6, 8, 12 में ना जाए, ये शादी का सबसे अच्छा एक मैच मेकिंग का तरीका है। अगर इतना भी आपने कर लिया ना तो शादी सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। लोग यहीं पे आके गड़बड़ कर जाते हैं कि गुण मिला लिए, 28 गुण मिल रहे थे, उसके बावजूद चौथे दिन लड़की ने केस डाल दिया ससुराल के ऊपर, ठीक है। कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके चंद्रमा अफ्लिक्टेड थे, लगन अफ्लिक्टेड थे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एक दूसरे को। तो वो चीज़ आज भी मैंने देखा, जो कर्मकांडी पंडित जी हमारे हैं, ब्राह्मण हैं, वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं। वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि फिर क्या हो गया, छठे से जा रहा है तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। छठे का मतलब ही कोर्ट है, ओके। ठीक है ना। तो आप ये उसको कभी राय दे ही नहीं सकते। यही मैच मेकिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी मिलाना आज के समय में चलेगा, मेन है कि आपका माइंड सेट मिलना बहुत ज़रूरी है। मेन है कि आपकी डिज़ायर्स मिलनी बड़ी ज़रूरी है। दोनों के नक्षत्रों के मैच बहुत ज़रूरी है। आप आज के समय में ज़्यादा कुछ मैच कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, काल ही ऐसा चल रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ों पे भी मिला के चल सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैच मेकिंग नहीं हुई तो पता नहीं शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो मैं जैसे अभी आपको ऑफ कैमरा भी बता रही थी कि शादी जितना आप सहजता, अगर आप सहज एक पर्सन हो, बिल्कुल सहज हो, जिसको दुनिया ज़िंदगी में कोई पूजा पाठ नहीं पता, बहुत ही स्पष्ट तौर पे बचपन से लेकर जवानी तक पूरी फैमिली एक ही चीज़ पे फोकस करे कि हम इस बंदे को मानते हैं, भाई मेरा तो सब कुछ ही यही है। ऐसे लोग भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनका डायरेक्शन एक ही है ना, भटके नहीं हुए। अब कई लोग क्या कहते हैं, मान कुछ और रहे हैं, मतलब आपके कुल गुरु कोई और है, आपने अपने जीवन में गुरु कोई और बनाया, फिर आप आज रिचुअल्स किसी और के फॉलो कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी शादियां वही निपती हैं जो सहजता से हो और सिंप्लिसिटी से हो, जिसमें जितना ज़्यादा जो दिखावा है वो कम हो, तो वो ज़्यादा है। तो नहीं मिलाते तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैम आपने स्टार्टिंग में बात करी थी मुहूर्त की, अब लोग, मैंने अक्सर देखा है कि अपनी ज़िंदगी में कोई मुहूर्त निकाले ना निकाले, पर शादी के टाइम पे वो मुहूर्त का ज़रूर देखते हैं कि क्या है। तो एक तो ये है कि मुहूर्त की क्या इंपॉर्टेंस है जब बात करें शादी की, और दूसरा जैसे आप कहते हैं कि मुहूर्त भी बहुत डिटेल में देखा जाता है, तो क्या चीज़ें हैं जो ऐसी नोटिस करनी चाहिए लोगों को कि मुहूर्त में ये चीज़ ना हो, इसको अवॉइड करना चाहिए, कैसे देखा जाता है मुहूर्त? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दोनों पार्टीज़ को, दोनों लड़के और लड़की को, और ये बड़ा आसान है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा उसमें देख सकते हो ऐप्स में। जब जैसे मैंने बोला कि दोनों के चार्ट्स के चंद्रमा और लगन के जो नक्षत्र हैं वो कहीं एंटी नहीं होने चाहिए। दोनों ने फिजिकली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, राइट। तो जब आप शादी की डेट की बात करते हो, जब हम शादी की डेट्स निकालते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो उसमें उस दिन भी सेम प्रोसीजर ही देखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुक्र को हम बोलते हैं, तो शुक्र शादी का कारक है, कारक ग्रह है, सुखों का ग्रह है, और आपकी लाइफ में जो हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जिसमें एंटर करते हैं, वो शुक्र ही है। तो शुक्र का अस्त होना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अस्त का मतलब कि वो उस दिन डाउन होते हैं, तो वो उस दिन पावर में नहीं होते। गुरु ब्लेसिंग्स का कारक है। उस समय पर जब हम मुहूर्त देखते हैं तो ये 2 प्लैनेट्स को कंसीडर सबसे ज़्यादा करते हैं कि ये दोनों ग्रह जो है ना वो अस्त नहीं होने चाहिए जिस दिन आपकी शादी हो रही है। तो दोनों में से एक भी अस्त होता तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की कमी हो जाती है।
ठीक है। दूसरी चीज़ कि सेम जैसे मैंने बोला दोनों की मैचिंग में 6, 8, 12 का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जिस दिन आपकी शादी हो रही है, आप नहीं कुछ जानते हो उस दिन, नहीं कुछ भी पता है, तो एटलीस्ट आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, मैं कह रही हूँ, ठीक है, नहीं पूछना है किसी को। आप बेस्ट डेट कोई निकाल रहे हो अपने लिए, ठीक है, बेस्ट डेट पे आप सिर्फ एक उस दिन का पंचांग देखो। उस दिन आपका जो चंद्रमा है जिस नक्षत्र में है, ठीक है, उसका लॉर्ड आपकी चार्ट में किस स्थिति में है। मान लीजिए कि चंद्रमा का नक्षत्र चंद्रमा ही है, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में उस दिन चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, आप उस दिन शादी करने जा रहे हो, आप अपने चार्ट में देखो चंद्रमा उस दिन गोचर कहाँ कर रहा है। अगर वो चंद्रमा आपके 6, 8, 12 से या आपके लगन से 6, 8, 12 से या आपके चंद्रमा से 6, 8, 12 से जा रहा है, ये प्रॉब्लम वाला दिन है शादी आपके लिए। ओके, ठीक है, आपको उस समय पर उस दिन कोई ना कोई मानसिक पीड़ा बहुत बड़ी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मुहूर्त में सबसे ज़्यादा चंद्रमा को देखा जाता है कि चंद्रमा की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंदे का मन ही दुखी हो गया तो जितने बड़े मर्जी बड़े पार्लर से तैयार हो ले, लड़की की रौनक चली जाएगी शक्ल से, है ना। और दूसरा, हम इतना बड़ा अरेंजमेंट्स करते हैं मैरिजेस पे, तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा कुछ मत देखिए आप, एटलीस्ट चंद्रमा की स्थिति ज़रूर देखिए। और शादी का दिन जो है वो लड़के और लड़की के चार्ट के हिसाब से ज़रूर डिसाइड कराइए, क्योंकि अगर आप शुरुआत ही गलत दिन कर रहे हो तो आप किसी स्टेप पे गलत चढ़ रहे हो तो पूरी ज़िंदगी आपका रोड मैप जो है ना वो गलत ही जाएगा। इवन कि शिवम, अगर मैं कहूँ तो जो रिचुअल्स, जो प्रिकॉशंस, जो रेमेडीज़ हम शादी से पहले कर दें वो फिक्स हो जाती हैं। आप शादी के बाद जितने मर्जी उपाय कर लो, जैसे कोई मांगलिक है तो लोग क्या कहते हैं, मांगलिक का कोई इम्पैक्ट नहीं करता, मैं भी कहती हूँ कोई इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर उस मंगल की पूजा, उस मंगल के रिचुअल्स आप शादी से पहले करेंगे तो आपकी लाइफ बच जाएगी, आपकी लाइफ में कहीं सिक्योरिटी क्रिएट होगी। लेकिन वही चीज़ आपको शादी के बाद कोई 8 साल बाद कहे कि यह इसका मांगलिक थी तो इसलिए इसकी लाइफ में ये दिक्कतें आई, आप चाह के भी वो चीज़ों को अब निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसका उपाय नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको हम 10-20% नीचे कर सकते हैं। तो कुंडली मिलान का और शादी वाले दिन का डिसाइड करना कोई बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ आपको अपनी फिजिकल और अपनी मेंटली जो चीज़ों को एक स्टेबल टाइम पे करने की कोशिश की जाती है, इसलिए वो चीज़ें बनाई गई हैं कि आपका मन भी खुश रहे, तन भी खुश रहे, तो चारों तरफ आप खुशियों को एंजॉय कर पाए, क्योंकि वो इतना बड़ा दिन है, वो इसीलिए होता है ना। ठीक है, तो मुहूर्त का बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा, कि अगर आप मान लो किसी की राहु काल में शादी हो रही है तो राहु काल अलग चीज़ के लिए बना है, आप किस योग में शादी कर रहे हो, वो योग जो होता है पंचांग का वो डिसाइड करता है कि वो पूरा दिन जो है वो आपको क्या देगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत पैरेलल ही चलती हैं, एक खराब तो दूसरी खराब, तीसरी खराब, चौथी खराब। एक अच्छा दिन, जैसे पुष्य नक्षत्र को हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन पुष्य नक्षत्र भी शादी के लिए तो नहीं कह सकते हम, उस दिन आप शादी तो नहीं कर सकते, है ना, कि नेचुरल है जी, वो किसी और चीज़ के लिए बना है, उसको कुछ और लेना है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से शादी की डेट जो है वो बहुत सोच समझ के अपने चार्ट के हिसाब से रखवाओ। तो जैसे मैम रिचुअल्स की बात कर रहे थे अभी हम लोग, स्टार्टिंग जब हमने की थी तो आपने बताया था कि कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो अभी हम लोग अपनी मैरिजेस में या फिर जो हम लोग पीछे ट्रेडिशनल मैरिजेस होती थी तो उनमें यूज़ करते थे, बट आज के में हम वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या शादी के बाद भी देखा है कि मैरिज के बाद भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनको लोग फॉलो नहीं कर रहे और फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग हमारे कहाँ से होगी, कुल देवताओं से, या फिर हमारी कुल देवी या हमारे एंसेस्टर, उन्हीं से शुरू करते हैं। जब आपके घर में, मान लीजिए कि मैं भी बहुत वो नहीं हूँ, मैं बार बार, मुझे जब मैं बात करती हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं शायद 70-80 साल की हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हकदार नहीं हूँ। बट मैंने ना पिछले, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैंने कम से कम भी अगर मैं कहूँ तो अपने हाथों से 12 से 15 शादियाँ अपने हाथों से की हैं। अच्छा। तो मैंने बहुत रिचुअल्स देखे हैं, और जिन्होंने नहीं कुछ किया और बहुत अच्छे सीधे साधे लोग थे, उनकी बहुत अच्छा कुछ निभा भी है। जिन्होंने बहुत मीन मेक से और बहुत जैसे कहते हैं कि धूम धड़ाके से किया, वहाँ पे चीज़ें जो है इतनी अच्छी नहीं हुई, पे रिचुअल्स पे ध्यान नहीं दिया और चीज़ों पे ध्यान दिया, उनका ध्यान कहीं और था। तो मेरा ये मानना है कि शादी के बाद भी आपको सेम, आपका चाहे जवाई है
तो जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर भी आपका अगर वो दामाद भी है तब भी वो आपकी फैमिली में तो आया ही है, आपके साथ उसका कनेक्शन तो जुड़ा ही है। तो आप जहाँ पे भी आप अपने गुरुओं को मानते हैं, आप उनका भी वहाँ पे ज़रूर उनके साथ उनको भी वहाँ पे लेकर जाइए, वहाँ पे ज़रूर उसकी भी पूजा या आप माथा ज़रूर टिकाइए। जो लड़की, जैसे जिनके घर में लड़की जाती है उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब जब जो वेदी की शादी होती है ना, उसमें एक गोत्र मिलान का भी आता है कि लड़की का गोत्र दूसरा है, लड़के का गोत्र दूसरा है ना, तो उसमें गोत्र मिलान किया जाता है कि अब लड़की का गोत्र चेंज होके लड़के का गोत्र लग गया है साथ में, है ना। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अभी एडवांस ज़माना हो गया, अब लड़की अपना भी गोत्र लगा रही है और लड़के का भी लगा रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप कर दिया ना, कस्टमाइज कर दिया ना। आज के समय में जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने कंफर्ट के हिसाब से हो रही हैं, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से हो रही है कि क्यों भाई मैं अपने फादर का क्यों नहीं लगा सकती, मैं अपने हस्बैंड का लगाऊंगी तो मैं अपने फादर का भी लगाऊंगी। इसमें ना वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन हमारे रिचुअल्स में जब लड़की का गोत्र चेंज किया जाता था या लड़की का नाम चेंज किया जाता था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक था कि मान लीजिए कि लड़के और लड़की की राशि नहीं मिल रही है ना, दोनों के अक्षर एंटी अल्फ़ाबेट, तो लड़की का जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता था ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि अल्फ़ाबेटिकली उनको वो बैलेंस किया जा रहा है, और लोगों ने इस चीज़ को उल्टा लिया कि लड़की का नाम क्यों चेंज किया, लड़की का नाम, अरे भाई भलाई के लिए किया है, जिससे मैच हो जाए, है ना, कि उनका मैच हो जाए। अब बहुत सारे लड़के का क्यों नहीं बदला जा रहा, क्योंकि लड़के के तो घर में जा रही है ना वो, और लड़की को ही हमेशा प्रकृति का रूप दिया गया है। और हमें ये प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, फीमेल्स को प्राउड होना चाहिए कि सबसे मोस्ट फ्लेक्सिबल अगर कोई चीज़ है इस पूरी सृष्टि में तो वो फीमेल है, जो किसी भी रंग में किसी भी ढंग में ढल जाएगी। तो जितने भी रिचुअल्स हैं वो लड़की की प्रोटेक्शन के लिए किए जाते थे, वो लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं किए गए, ठीक है। इसीलिए फीमेल्स को हमेशा जब शादी हो गई उसके बाद उनका जो जहाँ भी वो जाते हैं अपने, फिर वही एंसेस्टर्स को बार बार बीच में लाके सबसे पहला जो माथा टेका जाता है वो जाके अपने एंसेस्टर्स के ही टेका जाता है, जिनको हम कई लोग सतियाँ बोलते हैं या सती देवी बोलते हैं या कुल देवी बोलते हैं, वो वहाँ लेकर जाया जाता है। और तो कईयों का सेहरा या कईयों का चूड़ा वहाँ पे चढ़ाया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, तो वो आपका रिचुअल कंप्लीट होते हैं। लड़के और लड़की का साथ रहना ही तब अलाउड करते थे जब वो अपने एंसेस्टर्स को मान के उनका गोत्र जो है अपने में मिला के, जैसे दूध में हम लोग खेलते हैं, तो वो क्यों खेला जाता है, वो इसीलिए कि कहीं ना एन्जॉयमेंट को रेफर करता है, वो लड़की और लड़के की एक अंडरस्टैंडिंग को। और घर में जो रिचुअल्स है ये सब खुशी वाले हैं कि वो खेल रहे हैं, तो जीतने हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ एक आपके घर में एन्जॉयमेंट के पर्पस से और आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने के पर्पस से कि आप वहाँ कंफर्टेबल फील हो, आपको जाते ही ये ना लगे ये कहाँ मैं आ गई, क्या हो रहा है। तो उसको 2-4 दिन तो रिचुअल्स में ही उलझाया जाता है कि भाई ये अपना कंफर्ट लेवल पे आ जाए, है ना। बिल्कुल। तो शादी के बाद भी जिस सोसाइटी के हिसाब से रिचुअल है वो करने चाहिए। तो स्पेशली अपने बड़ों के नाम का जहाँ भी आप जाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर जो भी जहाँ पे सब लोग जाते हैं, कोई भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करेगा, सब लोग जाते हैं। और वो एक आपकी शुरुआत होती है नई लाइफ की, इसलिए वो किए जाते हैं कि आने वाली लाइफ में अब आप अकेले नहीं हो, आपके घर में एक और फैमिली मेम्बर है जिसको आपको साथ लेकर चलना है। तो वो आपको शुरुआत से ही एक अच्छे लेवल से किया जाता है कि चलो अब आप अच्छे काम से शुरू करो। तो मैम जैसे आपने बताया था कि लड़के को मंगल माना जाता है एंड जो लड़की है उसको वीनस माना जाता है, तो वीनस से रिलेटेड आजकल जब हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर से, तो बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ वीनस देखो, वीनस आपको पैसा दिलाएगा, वीनस आपको ये कर देगा। तो क्या वीनस का सिर्फ यही पर्पस है, और क्या वीनस के अलावा और भी कोई प्लैनेट्स हैं जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? वीनस देखो, ऋषि भृगु, जिनकी हम भृगु संहिता पढ़ते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के मास्टर, जैसे ऋषि पराशर हैं वैसे ही ऋषि भृगु है, उन्हीं के बेटे शुक्रदेव है। ओके। तो शुक्रदेव के पास जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक बड़ी विद्या थी जिसको संजीवनी विद्या कहते हैं। वो उनके पास संजीवनी विद्या थी, उनके पास था कि कोई भी मरा हुआ इंसान भी आ गया तो वो जिंदा कर देते थे। अच्छा। इसीलिए देवता डरते थे। देवताओं के पास जो गुरु थे वो बृहस्पति थे।
अब शुक्रदेव जो है वो दानवों के बने गुरु, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं थे। देवताओं को तो मिल ही गए फटाफट बृहस्पति, लेकिन दानवों को नहीं मिल रहे थे, राक्षसों को नहीं मिल रहे थे, तो शुक्र को बना दिया गया। शुक्र असल में एक ऐसा प्लैनेट है जो मैं तो बृहस्पति से भी ऊपर मानती हूँ, बिकॉज कि ये वो प्लैनेट है जो आपको अपने जीवन में ना बैलेंस, खुशी, भोग सिखाता है। आप इस जीवन में आते हो, कितने लोग हैं, चाहे साधु सन्यासी ले लो, खाना कौन छोड़ता है, कपड़ा कौन छोड़ता है, भोग तो करते ही हो। भोग का दूसरा नाम शुक्र है। ओके। चाहे आप इतना सा कर लो, चाहे आप इतना कर लो, ठीक है। शुक्र जो है वो भोग का कारक है। शुक्र हमारे जीवन में जो है रिलेशनशिप का कारक है, पैसा। ये सब चीज़ों को, पैसे को भोगना, रिश्तों को भोगना, भोग ही तो है ना सब चीज़ों का। शुक्र बहुत ज़्यादा, जब हम देखते हैं कि खाली शुक्र से रिलेशनशिप देखी जाएगी तो ये भी सरासर गलत है। आपके कुंडली में आपके 7वें भाव डिसाइड करता है, उसकी राशि डिसाइड करती है, वहाँ बैठा प्लैनेट डिसाइड करता है आपकी शादी किसके अकॉर्डिंग चलेगी। शुक्र सिर्फ एक कारक है। जैसे मान लीजिए इस रूम का एक कारक ग्रह है, वाइट कलर है, तो ये पूरे कमरे में आपको वाइट कलर दिख रहा है, लेकिन खाली वाइट कलर नहीं ना इसकी ब्यूटी बढ़ा रहा, इसमें तो प्लांट्स भी है, बुक्स भी है, एवरीथिंग है। ऐसे ही शुक्र को जब आप लोगे तो खाली आप शादी के लिए नहीं ले सकते, खाली पैसे के लिए नहीं ले सकते। बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कोई एक सिंगल ग्रह आपको पूरा रिजल्ट दे ही नहीं सकता। हमेशा जो BNN है, भृगुनंदी नाड़ी जो है, उसमें भी ट्राइन से जोड़ा गया, इसीलिए वो मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस है और बहुत आसान है। बहुत सारी चीज़ों का भेद आपको आसानी से खोल के देती है कि शुक्र या शुक्र के त्रिकोण में जितने ग्रह हैं, शुक्र या शुक्र की डिग्री के लिए जितने क्लोज प्लैनेट है, वो पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आपके जीवन में रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे शुक्र के नज़दीकी डिग्री में राहु है तो मल्टीपल प्लैनेट्स, मल्टीपल सोर्सेज आपके, या बड़ा एक सोर्स से आप पैसा कमाओगे, आपका रिश्ता, आपकी शादी बड़े हाई लेवल पे होगी। ओके। ये दिखाता है वो। शुक्र अगर केतु के कनेक्शन में आ रहा है ट्राइन से कहीं से भी, आपके सोर्सेज, शुक्र केतु को लोग बहुत बुरा मानते हैं, अरे पैसा नहीं होगा इसके बाद, शुक्र केतु बहुत बैड कॉम्बिनेशन। ओ भाई, आपको शायद पता नहीं कि शुक्र केतु के पास जितना पैसा होता है किसी के पास नहीं होता। अच्छा। शुक्र राहु एक सोर्स पैसे का देगा बड़ा, लेकिन शुक्र केतु आपके पास 1000 सोर्सेज पैसे के देंगे। अच्छा। जितना फ्रेंचाइजी सिस्टम है वो सारा शुक्र केतु। ओके। तो लोगों को निराश कभी होना ही नहीं कि मेरे को पैसा कैसे आएगा। लेकिन बैड कॉम्बिनेशन सिर्फ रिलेशनशिप के लिए हम लोग ये मानते हैं कि ये बंदा शायद एक रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड ना हो, इसके पास जो है वो चीज़ें एक टाइम पे आपको लगातार रिलेशन ना मिले, बीच में बार बार वाइफ को छोड़ के जाना पड़ रहा है, कभी ट्रांसफ़र इधर हो रही है, कभी उधर हो रही है ना। हम हर चीज़ को नेगेटिव नहीं ले सकते कि 10 रिलेशन होंगे, नहीं। वो शुक्र कह रहा है कि आपको ना एक बार में नहीं दूंगा, चल 10 दिन जाया फिर ले लियो 2 दिन, फिर 10 दिन जाया फिर 2 दिन आ जाना घर में, सुख ले लेना। ये शुक्र केतु का कमाल है ना। पैसे के लिए और रिलेशनशिप के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक ग्रह है। इसकी स्थिति खाली आपको ये बता सकती है कि जीवन में भोग कितना मिलेगा, भोग कितना मिलेगा और किस लेवल का मिलेगा। लेकिन अगर शादी की कामयाबी की बात की जाए तो खाली 7वां घर शादी की कामयाबी के लिए नहीं होता, वो 5वां घर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वो 7वें घर से 11वां घर पड़ता है। शादी की जो विश है आपकी, जो आपकी जो डिज़ायर है वो कामयाब होगी कि नहीं होगी, वो 5th हाउस बताता है। खुशियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी 5th हाउस बताता है। इसीलिए बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन लव मैरिज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी ये 5 और 7 दोनों डिपेंड करते हैं, कोई एक भाव कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है। प्रॉमिस ऑफ चार्ट जब हम देखते हैं शुक्र का पैसे के लिए, तो पैसे के लिए तो हमें चाहिए दूसरा घर, ठीक है। लेकिन अकेला दूसरा घर पैसे के लिए क्या करेगा भाई? दूसरा घर तो बैंक है, तिजोरी है मेरी, पैसा तो वहाँ आएगा, वहाँ तो हम रखेंगे, पड़ा हुआ है। छठा घर इन्वॉल्व होगा तो वो बताएगा किस सर्विस करके पैसा आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर 10वां घर जो है उसके त्रिकोण में बताएगा कि इस पैसे को आप किस रेपुटेशन से कमाओगे, ओके। सर्विस से, लो क्लास से, क्लर्क से, या कोई एम्बेसडर बन के कमाओगे। तो पैसे के लिए ये 3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 6, 10।
तब वो डिसाइड करेगा कि आपका किस एलिमेंट से, किस तत्व से शादी जो आपका पैसा आएगा और किस जो है लेवल का पैसा आएगा। तो आप इस चीज़ को, अब सारे लोग जो है वो सिर्फ शुक्र के पीछे भाग के पैसे का देखेंगे, नहीं पता लगेगा। वो तो सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे देगा कि हाँ ऐसा पैसा है आपके पास, ठीक है। शादी के लिए भी 3, 7, 11 घर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी शादी में कामयाबी बताएंगे। और 5वां घर की शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, शादी होगी भी कि नहीं होगी। हर इंसान शिवम शादी के लिए नहीं बना हुआ। बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, काल परिस्थिति सब डिपेंड करती है। आज अगर कोई बंदा शादी के बिना ही सब चीज़ें भोग रहा है और वो इस चीज़ में, इस संस्था में, ये एक संस्था है, शादी क्या है, एक संस्था ही तो है ना हमारी, उसमें विश्वास ही नहीं करता, या उसको समझ लो एक बार में सुख ही नहीं मिला, तो वो इसमें दोबारा नहीं बंधना चाहेगा। हर इंसान की शादी नहीं है। अब मैं यहाँ पे हिंट छोटा सा दे देती हूँ। 7वें भाव में, 3रे भाव में और 11वें भाव में, जब भी आपके 7वें भाव में 3 से ज़्यादा अफ्लिक्शंस आ जाएं, 3 से ज़्यादा अफ्लिक्शन आ जाएं, उन लोगों को वैसे ही शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपने शादी कर भी ली तो वो निभेगी नहीं, आधी अधूरी छूट जाएगी। ठीक है। आपकी लाइफ में कितनी % पार्टनर का साथ रहेगा, 5%, 10%, 100%, ये भी ये 3 भाव डिसाइड करते हैं। अच्छा, ओके, कि ये बंदा आपके साथ रह के भी साथ है भी कि नहीं। ठीक है। या ये बंदा आपके साथ कितने दूर चलेगा। तो जब 7वां भाव, मान लीजिए कि एक तरह से अफ्लिक्टेड हो गया, वहाँ नीच का प्लैनेट बैठ गया, दूसरा अफ्लिक्टेड हो गया, कोई और शत्रु प्लैनेट ने वहाँ नज़र मार दी, एस्पेक्ट कर दिया, तीसरा वहाँ पे उन प्लैनेट्स के नक्षत्र कहीं बैड है। हम लोग मैरिज के लिए D9 चार्ट को भी कंसिडर करते हैं। सेम पैरेलल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो। ओके, जब आप देख रहे हो वहाँ भी हमें 3 तरह की अफ्लिक्शन मिल गई, या लगन चार्ट में या D9 चार्ट में 3 से ज़्यादा, वो मैरिज सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस हैं। 3 से ज़्यादा होगी तो शादी करोगे ही नहीं तुम। अच्छा, आते रहेंगे प्रपोजल, तुम साइड पे करते जाओगे, फिर आएगा, फिर साइड पे कर दो जाओ, फिर जाओगे, फिर जाओगे। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि शादी या पैसा पैरेलल ही चलता है। बहुत बार पैसा बहुत अच्छा है, रिलेशंस नहीं है। जब रिलेशंस बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है, आपको क्या चाहिए? दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं मिलेंगी। अच्छा, कुछ ना कुछ आपको कमी जो है वो मिलेगी। उसका कारण यही है कि 7वां भाव मैरिज का है, तो 6ठा भाव जॉब का है, सर्विस का है और संन्यास का है। जब मैंने देखा 7वें भाव का स्वामी 6ठे में बैठता है, तो वो इंसान क्या कहता है, मेरे को बेडरूम लाइफ नहीं चाहिए। आपका पार्टनर कहेगा मेरे को बेडरूम में जाना ही पसंद नहीं है, मेरे को संन्यास लेना। वो फलाने गुरु के पास चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा प्रवचन होता है। तो आपकी कंडीशन क्या है शादी की? आपकी कंडीशन, वो जब 7वें का जो स्वामी है 6ठे में बैठ जाए, मतलब आप सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रहे हो, सर्विस पे ही ध्यान है, जॉब पे ही ध्यान है आपका अपनी मैरिज लाइफ पे कोई लेना देना नहीं है। तो शादी और पैसा पैरेलल इसीलिए चलते हैं कि कई बार ज़्यादातर जो शादियाँ टूटती हैं, या वो ज़्यादातर करियर की वजह से, या दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे मेरा जो सुख है, मैरिज के बाद का सबसे ज़रूरी बेडरूम लाइफ जो है, वो मेरे लिए, मेरा लगन जो है उसका 12वां भाव है। आपके पार्टनर का जो बेडरूम है वो 6ठा भाव है, और 6 और 12 ऑपोजिट में है। अगर दोनों में से एक बंदा भी एक दूसरे के साथ बेडरूम शेयर नहीं करना चाहता, कैसे निभेगी शादी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको छुटकारे के घर कहा जाता है, कि ये दोनों एक दूसरे से छुटकारा चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें वो डिसाइड करते हैं कि आप छुटकारा चाहते किस लिए हो। तो 6ठा घर जॉब का है, तो काम के लिए चाहते हो, नहीं चाहिए वो चीज़ें। तो पैसे के लिए आप ये देख सकते हो बस कि शुक्र की स्थिति होना अच्छी, किसी भी स्थिति में होना, आपको पैसा वो देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये वाला भाव ही पर्टिकुलर देता है, तो वो सिर्फ एक आपको ट्राइन कनेक्शन से परमानेंट एक प्रॉमिस है। इसके अलावा 12 के 12 भाव पैसा देते हैं। शुक्र जहाँ बैठेगा वहाँ पैसा देगा ही देगा। ओके। और कई बार मैम, जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं और हम बहुत टाइम से इस बात को बार बार बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो सोशल मीडिया के अंदर हम बहुत सुनते हैं क्यों कि वीनस जो है वो आपकी वाइफ होती है, वीनस जो है वो आपकी वाइफ है, वाइफ को खुश रखो, पैर दबाओ, ये करो वो करो। तो इसमें कितनी रियलिटी है मैम? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा पर कुछ इतना भी कुछ नहीं बोलते है, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खाली अगर शुक्र की सेवा करने से सब कुछ हो जाए तो एक गाय बांध लो घर में लाके, आप हम उसकी सेवा करके, गाय भी तो शुक्र का कारक है, ऐसा तो है नहीं। तो कितने लोग इस गाय की सेवा नहीं करते, बहुत करते हैं, तो मैरिज लाइफ ठीक हो गई उनकी। मैरिज लाइफ ठीक करने के लिए आपका माइंड सेट ठीक होना जरूरी है, जो आपका लगन दिखाता है। नहीं, पर लोग तो ये कहते हैं ना मैम कि वाइफ को खुश रखो, गिफ्ट दो तो पैसा आएगा, ऐसा बोला जाता है। मैंने जैसे बोला कि शुक्र और मंगल, ये पहला भाव और सातवां भाव एक दूसरे के पूरक घर कहे जाते हैं। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आपको आंसर दे पा रही हूँ ना। आप मेरे से क्वेश्चन ही ना करो तो मैं क्या जवाब दूंगी आपको? सही बात है। नहीं दे सकती। आपका लगन डिसाइड करेगा आपकी मैरिज की स्थिति सबसे पहले, ठीक है। लगन आप हो, आप क्या चाहते हो। अगर आपका लगन 7th हाउस में बैठा है, तो लगन का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, तो आपकी ये मांग है कि मेरे जैसा पार्टनर होना चाहिए हूबहू। मेरी हाइट, मेरा प्रोफेशन, मेरा रंग, मेरा रूप, एवरीथिंग मैं। अब जब मिलेगा तो कर लेना। अब इसमें शुक्र क्या करेगा या कोई कुछ क्या करेगा? आपके लिए सबसे जो स्पेसिफिक हाउस है वो पहला और सातवां भाव है मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए। आपके शुक्र कारक ग्रह है। कारक यानी कि हर चीज का एक कारक बताया गया। कारक इतना सिग्निफिकेटर, जैसे कि नेम और फेम का कारक कौन है? सूर्य है, ठीक है। ज्ञान का कारक कौन है? बृहस्पति है। मन का कारक कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। ऐसे ही शुक्र सिर्फ कारक है, वो सब कुछ नहीं डिसाइड करता। आप शुक्र को खुश किए जा रहे हो, ठीक है। शुक्र को खुश किए जा रहे हो कि आप गाय की सेवा भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पत्नी को भी परफ्यूम दे रहे हो, ये वो तो एक कारक है। 7th हाउस की कंडीशन तो देखो, वहां पे जो प्लैनेट है वो डिसाइड करेगा ना आपको पार्टनर कैसा मिलेगा। जैसे किसी का सूर्य बैठा है 7th हाउस में, उसके ट्राइन में राहु बैठा है, तो जो पार्टनर होगा वो हो सकता है पॉलिटिशियन अच्छा, हो सकता है आपका बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है शादी करते ही आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाए, आप भी पॉलिटिक्स में एंटर कर जाओ। सूर्य राहु पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। आपकी शादी खाली शुक्र पे नहीं टिकी हुई, ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। 7th हाउस पे, 3rd हाउस पे और 11th पे टिकी हुई है। उसको देखो आप, शुक्र को एक इन जर्नल लिया गया है, जर्नल प्लैनेट है। आप खाली उस पर शादी नहीं टिका सकते। अगर ऐसा होता तो जितने सोशल मीडिया पे ये जो भ्रम फैला रहे हैं, अपनी उनके मैरिड लाइफ जो है वो कैसी है वो लोग जानते हैं, ठीक है। तो सस्टेन करने के लिए हमें 7th हाउस चाहिए, वो अच्छी स्थिति में है। आप शुक्र का कुछ करो ना करो, कुछ लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर क्या चाहता है वो 3, 7, 11 बताएगा। ओके। आप उसकी कहना मान लो, आप शुक्र को कुछ मत करो बेशक, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वही करनी पड़ेंगी तो पार्टनर खुश होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कर लो जो मर्जी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई प्लैनेट, ठीक है। तो मतलब ये मिथ है। मिथ है, सिर्फ शुक्र की राशियां हैं वहाँ पे या शुक्र बैठे हैं तो आप समझ सकते हो कि भाई अब शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन कितने लोग हैं जिनके शुक्र बैठे हैं, तो सारे खुश हो रहे हैं, तो फिर हमें ट्राइन में नहीं देखना पड़ेगा शुक्र के कौन है। तो खाली शुक्र क्या कर लेगा भाई? शुक्र मैलेफिक के तुम ट्राइन में लेकर बैठे हो, तुम शुक्र की बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, तो तुम और भी ज़्यादा ज़िंदगी हल कर लोगे जी। उसको। आप खाली शुक्र के बेस पर शादियां नहीं निभती। शादी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्राइन से ही, त्रिकोण से ही काम होता है। जैसे हम दोनों तीनों बैठे हैं, हम तीनों मिलके एक अच्छा जो कंटेंट है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये चीज़ बनेगी। मैं क्या कर लूँगी अकेली? यहाँ पे कैमरामैन भी बैठा है, हमने पहले वो चीज़ें डिस्कस करनी है, सब चीज़ें तैयार होनी है। एक कोलैबोरेशन है मैरिज। खाली शुक्र के सर पे कैसे शादी चला दोगे आप? ओके, तो वो वीनस वाला सिर्फ मिथ, बिल्कुल मिथ है। तो जैसे मैं सुन रही थी कि वो लगा लो यहाँ पे, वो लगा लो, ये लगा लो, नहीं होता ऐसा कुछ। और कौन से मैरिज से रिलेटेड आपको मिथ लगते हैं जो आपको लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं? तो जैसे मिथ की बात कर रहे हो ना, अभी एक केस था मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया कि किसी ने उनको एडवाइस किया कि शुक्र को मजबूत कर लो आप, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, है ना। क्या किया कि 6 नंबर को बढ़ा लो। उन्होंने क्या किया, 4 गाड़ियाँ थी, 6 नंबर से उठा दी सारी। अच्छा। सारी की सारी 6 नंबर पे टोटल ले लिया, ठीक है। 24, 24, 6, 6, 6 सब ले लिया। और उसके बाद जो धड़ाधड़ उनके एक्सीडेंट होने शुरू हुए। अच्छा। उन्होंने जब मेरे को ये कंसल्ट किया था अक्टूबर में, बहुत अच्छे मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
उन्होंने बोला कि मैम मैंने सोचा कि शुक्र का नंबर फिर इसका मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और शुक्र मेरा बहुत पावरफुल होगा। तो मैंने उनका जब देखा कि उनका शुक्र तो 8th हाउस में बैठा हुआ। अच्छा। तो कहता है जैसे ही मैंने शुक्र का नंबर भी लेना शुरू किया, उससे पहले 5 नंबर की गाड़ियां थी, सही था। बस जैसे आजकल चला हुआ न्यूमोलॉजी में, यहाँ पे आप ग्रीन कलर लगा लो, ये शुक्र का पर्वत होता है, ये वाला एरिया जो है ना हमारे हाथ में, ये शुक्र का है। तो यहाँ पे इत्र लगा लो, परफ्यूम लगा लो, तो ये शुक्र मजबूत हो जाएगा। 6 नंबर लिख लो, मजबूत है आपका शुक्र। आप गाड़ियाँ अपने अपने वॉलपेपर पे 6 नंबर लगा लो, ठीक है। आप और कुछ नहीं ना तो क्रिस्टल पहनना शुरू कर दो, और कुछ नहीं तो गुलाब का फूल ही रख लो पास में। इवन कि यहाँ तक भी मैंने देखा कि लोगों ने बोला कि शुक्रवार को अगर आप ये कुछ अल्कोहल वगैरह कुछ ऐसा लेते हो तो भी शुक्र मजबूत होता है। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति खराब है तो आप जैसे ही शुक्र की कोई चीज़ें ऐड करोगे अपनी ज़िंदगी में। अभी मेरे पास एक और एग्जाम्पल था 2024 का, उनका शुक्र भी अष्टम में था। वो अपना शुक्र किसको, गाय को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र और मंगल उनका अष्टम में बैठा है। वो एक प्रॉमिस है कि ये पर्सन कभी ना कभी किसी ऐसी जगह पे जाएंगे, या उनके चार्ट में एक प्रॉमिस था कि उनके चोट लगने के चांसेस है। वो हरिद्वार गए थे अपने किसी रिचुअल के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिर्फ इतना ही काम करने जा रहे थे। उन्होंने बोला कि मैम हम शुक्र के, हमें बोला कि गाय की सेवा करनी चाहिए हमारे जो वो है। मैंने उनको मना किया, आप मत करिए, आपका शुक्र अष्टम में है और वो भी मंगल के साथ, ये गाय आपको चोट दे देगी किसी दिन। अच्छा। और वही बात हुई, वो लोग गए हरिद्वार, उन्होंने वो किया था। उसके बाद शुक्र को यानी कि गाय को वो खिलाने लगे केले खिलाने लगे, और वो गाय को पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया कि उन्होंने, गाय ने उनको इनके नाक पे उठा के उसको 1 मीटर दूर फेंका वहाँ से। अच्छा। ये मेरे आप बीती चीज़ है जो मैंने देखी क्लाइंट पे। आपके चार्ट में शुक्र क्या कर रहा है वो देख लो बस। अगर वो 6, 8, 12 में है तो बेटा आप चाह के भी इनकी चीज़ों को भूल जाओ, तुम्हें कुछ और चीज़ें दे रहा है ये, वो ध्यान रखो। तुमने जैसे ही 6 नंबर को ऐड किया, जैसे ही परफ्यूम्स को ऐड किया अपनी ज़िंदगी में, जैसे ही तुम ज़्यादा इन चीज़ों में चले गए, बस उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो। ओके। उल्टा हो सकता है। उल्टा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और बेनिफिट कहाँ देता है? बेनिफिट देगा कि अगर शुक्र आपका 12वें में उच्च का होता है, ठीक है, शुक्र आपका 4थे घर में हो, शुक्र 7वें में हो, तो शुक्र और कहीं भी हो देता ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र 11 में है, पूरी ज़िंदगी आपकी शादी के बाद रिलेशनशिप जब आपकी ज़िंदगी में ऐड होंगे, कोई फीमेल ऐड होगी, आपकी ज़िंदगी में इनकम के सोर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। Okay. तो हर जगह पे देता है। लेकिन कुछ ना त्रिक भाव होते हैं हमारे, 6, 8 और 12, ये इनको त्रिक भाव यानी बुरे भाव कहते हैं। इनमें कोई भी प्लैनेट कंफर्टेबल नहीं है। ये एक आपकी कार्मिक हिस्ट्री के साथ ज़्यादा जुड़ गए कि यहाँ पेनफुल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो मेरा तो पहला निशाना यही होता है कि अगर आपका शुक्र बैठा है ना तो भूल जाओ तुम ये चीज़ों को भी। तो यानी कि वो सबके लिए नहीं होता, नहीं, वो कुछ उनके लिए है particular। जिनके 11th हाउस में Yes, वीनस yes, है, yes, उनके yes। लिए उनकी वाइफ कहीं ना कहीं लकी benefit रहेगी। करेगी। 7वें घर में भी वीनस जो होगा वो लकी ही रहेगी उनके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जैसे बोला कि एक प्लैनेट के सर पे लक या अनलक बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कर सकते, बहुत सारे पैरेलल चीज़ें देखनी होती है। तो पर्टिकुलर शुक्र आप कोई रेमेडी करने जा रहे हो किसी भी प्लैनेट की, इवन मैं हिंट दे रही हूँ, किसी भी प्लैनेट की करने जा रहे हो, 6, 8, 12 देख लो फिर बात करना, ठीक है। ये 6, 8, 12 सिर्फ डोनेशन के लिए बने हैं, आप सिर्फ इनकी डोनेशन कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो इनका। तो मैम जाते जाते आप क्या वो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहेंगे, या क्या एक सजेशन, क्या रेमेडीज़ देना चाहेंगे जो हम कह सकते हैं मास्टर रेमेडीज़ लोगों को, ताकि वो अपनी लाइफ को इन सब चीज़ों को बेटर कर पाए? बिल्कुल, क्योंकि मैं ना नक्षत्रों पे बहुत काम करती हूँ, मैंने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन देखी है, और आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भी जो है ना वो बच जाते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ताड़ का पेड़ पत्ता जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है ना। लेकिन अगर आप कोई रेमेडी करते हो, सही समय पर करते हो, अपना कोई काम शुरू करने जा रहे हो, मैरिज है या इवन कि मैरिज के लिए पार्टनर के साथ मिलने जा रहे हो, फर्स्ट मीटिंग है आपकी कोई भी है ना, अगर आप सही टाइम पे कर लो तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपके लिए फुलफिल रहेगी। जैसे अगर हम लोग आज सारी बातें हमने रिलेशनशिप मैरिज पे ही की है, आप कोई भी अपनी सगाई करने जा रहे हो, अपने फर्स्ट टाइम पार्टनर को देखने जा रहे हो, उस दिन आप चंद्रमा की स्थिति को देखकर ज़रूर चाहिए कि वो आपके गोचर में अच्छी स्थिति पर होना चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब रिलेशंस की बात आती है, जितने अच्छे समय पर आप अपने रिलेशन शुरू करेंगे, ठीक है,
उतना अच्छा आपकी लाइफ में, जो मैंने जैसे बोला कि ताड़ का पेड़ होता है वो, तो आपकी मुसीबत जो है वो ताड़ से तिल में कन्वर्ट हो सकती है। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा काम नहीं होगा, लेकिन वो तिल जैसा एक खरोंच देके निकल जाएगा। ओके। ये इंपॉर्टेंस होती है मुहूर्त की, अच्छे समय पर काम करने की। तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ कस्टमाइज होती है। जर्नल कुछ नहीं है ज़िंदगी में कि अगर शुक्रवार सबके लिए लकी है तो सबके लिए ही लकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके चार्ट में कौन सा ग्रह क्या प्रॉमिस दे रहा है, आपको उस दिन के हिसाब से वो वार उठाना चाहिए। आपके चार्ट में ये जो दिन होता है, ये हम इसको अग्नि बोलते हैं। तो आप जब कोई डिसीजन लेते हो, वो वार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वार पे आप फास्ट कर लो, जिस दिन आप कुछ करने जा रहे हो फास्टिंग कर लो। आप उस वार पे कुछ डोनेशन करके चले जाओ। इवन कि अगर आप किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने 3rd हाउस को एक्टिवेट करके चले जाओ। 3rd हाउस में जो भी राशि है उसके रिचुअल्स को कर लो। जैसे फायर एलिमेंट की राशि है तो थोड़ा सा दिया जला के चले जाओ। अगर कोई वायु तत्व की राशि है तो आप कोई चैंटिंग किसी मंत्र की करके चले जाओ। अगर पृथ्वी तत्व की है तो थोड़ा सा आप कोई प्लांट या कोई लगा के चले जाओ, घर में खरीद के चले जाओ उस दिन। दूसरा, अगर जल तत्व की है तो आप पानी साथ ले जाओ। ठीक है। प्लानिटरी भी आप देखो कि कौन सा प्लैनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सबको आजकल नॉलेज है, आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं लोग, तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन लोगों को सब पता है। तो आप अगर उसको भी करके जाते हो तो आपके काम में सक्सेस होना तय होता है। ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें वो मेन कि आप किस दिन जा रहे हो, बस उस दिन की एक पंचांग ज़रूर चेक करके जाइए, फिर आपकी चीज़ें सक्सेस हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑडियंस ने यहाँ तक हमें सुना है तो उनको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच एक बार फिर से मैम शो पर आने के लिए, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच होगा। देखिए, मैं भी बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं फिर बार बार बोलती हूँ कि मेरे को बात करते हुए महसूस होता है कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ। मेरे से भी कोई हो सकता है बात इधर उधर बोली गई हो, सो अगर किसी को लगे तो सॉरी। ठीक है ना, हम लोग जितना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस हिसाब से हम प्रेजेंटेशन अपनी देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस जानती है मैम कि ये एक रॉ है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो उनको कई ऐसी बातें होती है जो हम इधर उधर कर सकते हैं, सकते हैं। आप लोग उसको थोड़ा सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जी जी जी, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।